कहते हैं कि अगर आप तय कर लो बचपन से ही कि मुझे एक सीईओ बनना है, तो ज़माने की कोई ताकत आपको सीईओ बनने से नहीं रोक सकती। बचपन से आप तय कर लो कि मुझे अपना स्टार्टअप शुरू करना है और पूरी दुनिया को बदल के रख देना है अपने बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप स्किल से, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। आप बचपन से प्लान करिए, बचपन से इसके लिए प्रयास करिए और डिटर्मिनेशन के साथ में आगे बढ़िए। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। लेकिन अगर आपके पास सपने ही नहीं हो, सपनों का ही अकाल, तो कोई क्या कर सकता है, कोई कैसे मदद कर सकता है। अभी एक बंधु मुझको मिले, वो बड़े परेशान थे, निगेटिविटी भरी हुई थी उनके अंदर। मैंने कहा, तुम क्या चाहते हो? आप युवाओं को गाइडेंस दे रहे हो, युवाओं को सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए तैयार कर रहे हो, आप चाहते क्या हो? युवाओं से क्या चाहते हो? कोई स्पष्ट विजन नहीं था, कोई स्पष्ट गोल नहीं था। जब आपके पास कोई लक्ष्य ही नहीं, कोई गोल ही नहीं, तो कोई आपकी मदद कैसे कर सकता है? भाई, आप के पास कोई टारगेट है, कोई लक्ष्य है, तो बात बनती है। आपके पास कोई लक्ष्य ही नहीं। आज युवा पीढ़ी में आपको एक तरफ ऐसे लोग मिलते हैं, नई पीढ़ी ऐसे लोग मिलते हैं जो भले उम्र भले कम हो, लेकिन इतने बड़े इरादे हैं उनके, इतने बड़े टारगेट्स हैं, इतने बड़े लक्ष्य कि वो निश्चित रूप से भविष्य के एंटरप्रेन्योर्स हैं। निश्चित रूप से वो लोग चेंज मेकर्स ऑफ द वर्ल्ड बनेंगे। अब कोई स्टार्टअप करना ही नहीं चाहता, उसने तय कर रखा है मुझे तो सरकारी नौकरी चाहिए, सरकार में चौकीदार बन जाऊंगा, लेकिन स्टार्टअप हरगिज नहीं करूंगा। अब ऐसा बेवकूफ व्यक्ति अगर आईआईएम से एमबीए कर ले या आईआईटी से बीटेक कर ले या सीए की पढ़ाई कर ले या कंपनी सेक्रेटरी बन जाए, तो भी वो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि जब उसने तय ही ये कर रखा है कि मुझे तो सरकारी नौकरी ही करनी है। अरे भैया, सरकारी नौकरियां नहीं निकल रही, और सरकारी नौकरियां हैं भी इतनी थोड़ी सी। एक नौकरी के पीछे 1000 लोग बैठते हैं। तुम छोड़ दो एक बार के लिए सरकारी नौकरी का मुंह, तुम क्यों नहीं तैयारी करते इसके लिए, स्टार्टअप के लिए? तुम क्यों नहीं अपने आप को तैयार करते कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए? तुम क्यों नहीं अपने आप को इनोवेटिव बनाते? नहीं, बस वही करना है। अगर आप आंख अपनी अर्जुन की आंख की तरह अपनी आंख को फिक्स कर लेते हैं अपने लक्ष्य पर, कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं है, आप उस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। इम्पॉसिबल क्या है? अभी महिला हॉकी टीम की कैप्टन की कहानी पढ़ा, रानी रामपाल। बहुत गरीबी, बहुत अभावों से निकली वो लड़की आज एक लक्ष्य के साथ में आगे बढ़ रही है, और पूरा उसका एक ड्रीम है, एक लक्ष्य है, मुझे हॉकी खेलनी है, बहुत शानदार ढंग से हॉकी खेलनी है। और उस लड़की ने इतनी कठिन परिस्थितियों से निकल करके भारत की हॉकी टीम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहुंचाया और पहली बार सेमीफाइनल पे लेके गई। मतलब जिसके पास अपने कपड़े खरीदने के लिए, जूते चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, इतनी गरीबी में पलती वो लड़की, जिसने अपनी बचपन में हॉकी खरीदने के पैसे नहीं, वो लड़की आज कहां से कहां पहुंच गई, सिर्फ परिश्रम के साथ। तो अगर किसी के पास इरादे हैं तो सब कुछ संभव है। लेकिन अब आप अड़ के ही बैठ जाओ, नहीं नहीं मेरा तो एक ही लक्ष्य है, मुझे गवर्नमेंट नौकरी चाहिए।
अरे भैया, गवर्नमेंट नौकरियां अब बहुत कम हो गई है। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकारों से, रिक्रूटमेंट मत निकालिए आप, क्योंकि सरकार के पास काम बचे ही कितने हैं। हम तो चाहते हैं सरकार अधिक से अधिक निजीकरण करे, क्योंकि सरकार इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर है। सरकारी उपक्रम हाईएस्ट इनएफिशिएंट। जहां जहां तरक्की नहीं हो रही, उस तरक्की नहीं होने के पीछे बड़ा कारण यह है कि सरकारी महकमा हाईली करप्ट, ब्यूरोक्रेटिक, स्लो, इन सब कारणों के कारण वहां पे कामकाज एकदम स्लो है। आप सरकारी नौकरी क्यों लेना चाहते हो? क्या जरूरत है सरकारी नौकरी की? अब कई लोग तो सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे पागल हो जाते हैं, सिर्फ सरकारी नौकरी चाहिए। दुनिया में और भी बहुत सारे ऑप्शंस तो सरकारी नौकरी का ऑप्शन, अगर सिर्फ हमारे दिमाग में एक ही ऑप्शन है कि हमें तो सिर्फ सरकारी नौकरी ही करनी है, तो कोई उपाय नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप सरकारी नौकरी के इस छोटे पर्सपेक्टिव से बाहर आते हो, आज कंपनियां इतनी बड़ी संख्या में कंपनियां हैं भारत में। अकेले भारत में आप देखोगे करीब 8-10 हजार कंपनियां हैं। भारत की अपनी कंपनियां की बात कर रहा हूं मैं, विदेशी कंपनियों की बात नहीं कर रहा हूं। भारत की अपनी 8-10 हजार कंपनियां हैं। और मैं तो कहता हूं आज पहली बार स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहन मिल रहा है। हर युवा को स्टार्टअप के लिए सोचना चाहिए। पहली बार आज आप स्टार्टअप शुरू करने जाते हो, एक इंक्यूबेशन सेंटर पे आपका आइडिया एक्सेप्ट होता है, सरकार की तरफ से आपको 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए के बीच सालाना मदद मिलती है, और 20 लाख रुपए तक का लोन इजीली मिल जाता है। जरूरत के अनुसार बहुत बड़े स्केल पर आपको लोन मिल जाता है, बहुत बड़े स्केल पर आपको इन्वेस्टर्स मिल जाते हैं, बहुत बड़े स्केल पर आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। वैसे ज्यादा बड़े स्केल पे बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहिए। आप बिजनेस बिल्कुल छोटे स्केल से शुरुआत करें। अगर बिजनेस सालाना 5% भी मतलब बढ़ता है, या 10% की स्पीड से भी बढ़ने लग जाता है, बाद में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, नॉलेज बढ़ती है, मार्केटिंग इंसाइट्स बढ़ती है, नेटवर्क बढ़ता है, फिर आप अपनी ग्रोथ जियोमेट्रिक बेस पे कर सकते हो, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो। लेकिन बहुत बड़े स्केल पे आप शुरू कर देते हो, आप अपने लिए रिस्क क्रिएट कर रहे हो, बिजनेस के लिए रिस्क क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि बिजनेस के शुरू के 2-4 साल हैं, वो आपको बहुत नॉलेज देते हैं, बिजनेस इंसाइट देते हैं। इसलिए पहले कुछ सालों में आप बिजनेस बहुत स्मॉल स्केल पे शुरू करिए और बिल्कुल धीरे धीरे आगे बढ़ाइए। तो बिजनेस को इस तरह से आपको आगे डेवलप करना है जिससे आपको आगे बिजनेस में ग्रोथ करने में फायदा मिले। आप नौकरी करेंगे, हो सकता है आपका स्टार्टिंग पैकेज बहुत अच्छा हो, लेकिन आप सोचिए नौकरी के अंदर सालाना ग्रोथ क्या रेट होती है? 8%, 10%, 12%। बिजनेस में अगर आपने स्टार्टिंग में बहुत कम प्रॉफिट या जीरो प्रॉफिट पे भी आपने काम किया, कोई बात नहीं, आगे की ग्रोथ बहुत तेज होती है। और सबसे बड़ी बात, आप जो गुडविल क्रिएट करते हो बिजनेस में, वो गुडविल आपकी और आपकी 10 पीढ़ियों को आगे मदद करती है। वो गुडविल इतनी पावरफुल होती है कि उस गुडविल के बेस पर आप नए नए बिजनेस खड़े करते जाते हैं। वो बहुत हेल्पफुल होती है, वो एक सबसे बड़ी ब्रांड बन जाती है आपकी। और अब सबसे बड़ा फायदा ये है कि अब आप ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हो आज के ज़माने में, जिसमें आपके क्लाइंट्स पूरी दुनिया से हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा स्कोप कंसल्टेंसी के बिजनेसेस में है। आप कंसल्टेंट बन सकते हो, पूरी दुनिया को आपकी कंसल्टेंसी की सर्विसेज दे सकते हो। इतनी नए तरह के बिजनेस अपॉर्चुनिटीज निकल करके आ रहे हैं, इतने नए तरह के बिजनेस सेक्टर्स निकल करके आ रहे हैं जिनमें पूरी दुनिया में डिमांड है और कोई है ही नहीं। आप नए नए सेक्टर्स के अंदर, जो नए एमर्जिंग सेक्टर्स हैं, उनमें अगर आप बिजनेस करते हो, आपके लिए कंपटीशन है ही नहीं वहाँ।
कंपटीशन बहुत कम, अपॉर्चुनिटीज बहुत अधिक, तो आप क्यों नहीं उनके बारे में सोचते? आज के आज के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें, आज हम सब देख रहे हैं पूरी दुनिया के लिए जो बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग, क्राइसिस को हैंडल करने के लिए बिजनेस को कैसे रीस्ट्रक्चर करें, एम्प्लॉयज को स्ट्रेस मैनेजमेंट से कैसे तैयार करें, मोटिवेशन के लिए, वर्क फ्रॉम होम के लिए कैसे मेंटली तैयार करें, इन सभी सेक्टर्स में ट्रेनिंग, कंसल्टेंसी, कॉरपोरेट गाइडेंस, फैसिलिटेशन, इन सब सेक्टर्स के लिए कंसल्टेंट्स की ज़रूरत है, ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल्स की ज़रूरत है। ऑनलाइन एजुकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट टूल बनने वाला है। आज की नई टेक्नोलॉजी में इतनी शानदार आप वीडियोस डेवलप कर सकते हैं कि बेहतरीन डेमोन्स्ट्रेशन के साथ आप पढ़ा सकते हैं, इतने बढ़िया वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड कर सकते हैं आप, जिससे स्टूडेंट को बिल्कुल सरल शब्दों में आप हर चीज एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्टडी कैन बिकम अ फन, स्टडी कैन बिकम समथिंग वेरी इजी विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। इन दिशाओं में आप सोच सकते हैं, काम कर सकते हैं, थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स के साथ बैठ करके बिजनेस को प्लान बना करके ऑनलाइन एजुकेशन में आ सकते हैं। आज पेरेंट्स ऑनलाइन एजुकेशन के लिए पैसा खर्च करने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड है, क्योंकि उनको पता है कि अब सॉफ्टवेयर्स, टेक्नोलॉजीज, इंटरनेट स्पीड, ये सब चीज़ें फेवरेबल हैं और नई पीढ़ी के स्टूडेंट्स ऑनलाइन एजुकेशन के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हैं। This is the right time. Online education, online consultancy, online business ventures, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज, इन सारे सेक्टर्स के अंदर अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज है, अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज है। और इन सारे अपॉर्चुनिटीज को एनकैश आप करिए, डेफिनेटली यू विल हैव ह्यूज पोटेंशियल। आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है और इन अपॉर्चुनिटीज को एनकैश करते जाइए। आपके लिए स्कोप ही स्कोप है। बिजनेस हैज ट्रेमेंडस स्कोप। जो स्किल्स आपके पास हैं, वो स्किल आपको एक ग्लोबल करियर के लिए तैयार कर रहा है। आपकी जो एजुकेशन है, आपकी जो एक्सपर्टीज है, वो आपने जो एजुकेशन ली वो किसके लिए ली? आपकी एजुकेशन कोई छोटी मोटी कंपनियां चलाने के लिए नहीं है। आपकी एजुकेशन बहुत बड़ी कंपनियों को चलाने के लिए है। जो भी नॉलेज आपने हासिल किया है वो किसके लिए है? एक बहुत बड़ी कंपनी को चलाने के लिए, राइट? तो एजुकेशन, फिर एक्सपोजर, आप सबको कॉर्पोरेट वर्ल्ड का एक्सपोजर है, प्रैक्टिकल काम का एक्सपोजर है, वो आपको थ्रू आउट लाइफ हेल्प करेगा। और फिर आपकी रूट्स। भारत का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है? भारत का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि हम लोग एक डाइवर्सिफाइड कंट्री है। इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है भारत में, लैंग्वेज डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी। हम लोगों को बचपन से यही ट्रेनिंग दी जाती है कि अलग अलग कल्चर, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों के साथ रहना है और सबकी रिस्पेक्ट करनी है। हर बालक को बचपन से इस तरह तैयार कर दिया जाता है कि आपको अलग अलग कल्चर, अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग फेस्टिवल, अलग अलग कंटेक्स्ट, सबका रिस्पेक्ट करना है। डाइवर्सिटी हैज टू बी अप्रिशिएटेड। दैट विल क्रिएट ग्लोबल माइंड फॉर यू। आप दुनिया में किसी भी देश में जाएंगे इजीली एडजस्ट हो जाएंगे, क्योंकि आप रिस्पेक्ट देना जानते हैं हर कल्चर को, हर रिलीजन, हर लैंग्वेज को, हर बैकग्राउंड को। आप दुनिया के किसी भी देश में जाएंगे, आप एडजस्ट हो जाएंगे। दुनिया की किसी भी लैंग्वेज को आप जल्दी से एडजस्ट करेंगे, सीख लेंगे, अडाप्ट कर लेंगे। दुनिया के किसी भी कल्चर को इजीली सीख लेंगे, समझ लेंगे, एब्सॉर्ब कर लेंगे, अडाप्ट कर लेंगे। एंड देयरफॉर आज पूरी दुनिया में भारतीय लोगों का बहुत सम्मान है। आप किसी भी देश में जाओ,
आप कहो कि मैं भारत से हूँ, वो व्यक्ति आपका सम्मान करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। आपसे कहेंगे कि आप दुनिया की सबसे प्राचीन लिविंग सिविलाइजेशन के पार्टनर। यस, यू शुड बी प्राउड ऑफ इट। दुनिया की सबसे प्राचीन लिविंग सिविलाइजेशन। इजिप्ट भी बहुत प्राचीन सिविलाइजेशन थी, लेकिन इजिप्ट की सिविलाइजेशन खत्म हो गई। अभी वाली इजिप्ट और पुरानी इजिप्ट अलग अलग। लेकिन भारत की जो सिविलाइजेशन है वो कंटिन्यूअस लिविंग सिविलाइजेशन है। हमारी जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री नहीं जो आपने टेक्स्ट बुक में पढ़ी, क्योंकि टेक्स्ट बुक में वो हिस्ट्री आई ही नहीं। हिस्ट्री राइटर सारे यूरोपियन, उन यूरोपियन इतिहासकारों ने यूरोप से ज्यादा पीछे जाने की कोशिश ही नहीं की, और कोशिश की तो उनके समझ में ही नहीं आ रहा कि हम कहां से शुरुआत करें। आप लोग तो जानते हो, अगर आप यूरोप का सबसे पुराना इतिहास देखोगे तो कोई 1000-2000 साल पुराना, और भारत में तो हम सबको पता है 3000 बिफोर क्राइस्ट, बीसी, 3000 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट तो श्री कृष्ण थे, और उनसे भी हजारों साल पहले श्री राम थे। तो ये सिविलाइजेशन कंटिन्यूअस लिविंग सिविलाइजेशन है, हजारों सालों से कंटिन्यूअस लिविंग सिविलाइजेशन। यूरोप में, अमेरिका के अंदर, वहां पे पुरानी ऐतिहासिक कहानियां, कल्चरल कंटेक्स्ट कुछ नहीं। इसलिए छोटे बच्चों को भी जब सुलाना होता है, पढ़ाना होता है, कहानियां सुनानी पड़ती है, कविताएं सुनानी पड़ती है, तो क्या कहते हैं, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल। इसके आगे उनके पास कुछ नहीं। और हमारे पास में छोटे बच्चों को भी आपको सुनानी हो तो श्रवण कुमार की कहानी सुनाइए। बच्चों के लिए आदर्श कौन है? श्रवण कुमार, वो बालक जो अपने नन्हे नन्हे कंधों पर अपने माता पिता को टांग करके पूरी दुनिया में घुमा करता था, वो श्रवण कुमार। उस श्रवण कुमार की कहानी सुनाओ, प्रहलाद की कहानी सुनाओ। कितना अद्भुत बालक है वो बालक, जो सत्य के लिए बिल्कुल अडिग, जिसकी मदद करने के लिए ईश्वर खुद जमीन पर आते हैं। तो भारत में कहानियों की कमी नहीं, सांस्कृतिक धरोहर की कमी नहीं, कल्चर की कमी नहीं। और ये सब चीजें आपके अंदर क्या करती है, एक स्ट्रांग डिटर्मिनेशन भी पैदा करती है। तो डाइवर्सिटी को अप्रिशिएट करने की क्षमता तैयार करती है, ग्लोबल माइंडसेट तैयार करती है। You are prepared to be in any world, any country, any context, any culture, because you will respect every culture. क्योंकि आप भारत से हो, इसलिए आप हर कल्चर, हर संस्कृति का सम्मान आपको आता है। आप दुनिया में किसी भी देश में रह सकते हो, किसी भी देश में तरक्की कर सकते हो, और पूरी दुनिया आपकी इज्जत करती है। दिस इज अ बिग प्लस पॉइंट। और आपको भी अपॉर्चुनिटीज आए तो ग्लोबल टूर करके देखिए, लोगों से मिल के देखिए, और एक्सप्लोर करिए व्हाट कैन यू एक्सपोर्ट आउट ऑफ इंडिया। ये मत सोचिए व्हाट कैन यू इंपोर्ट, ये सोचिए व्हाट कैन यू एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। और आज जिस हिसाब से पूरी दुनिया में वेजिटेरियनिज्म का ट्रेंड बढ़ रहा है, वहाँ पूरी दुनिया में पहले वेजिटेरियन फूड था ही नहीं, वो लोग अब वेजिटेरियन फूड बन के लिए हावी हो रहे हैं। अब यूरोप में करीब 5-10% लोग वेगन हो गए। वेगन मतलब 100% वेजिटेरियन। लेकिन उनके पास में वैरायटी नहीं है, डिशेस नहीं है, फूड के टेस्ट अलग अलग नहीं। आप उनकी टेस्ट को ध्यान में रखते हुए, इंडिया की हजारों फूड वैरायटी, भारत में तो हजारों फूड वैरायटी है। अगर आप पराठे की बात करेंगे तो हजारों तरह के पराठे बन जाएंगे। अगर आप कोई भी डिश की बात करेंगे भारत की, इडली की, डोसा की, ये वगैरह, एक चीज कोई भी पकड़ेंगे उसमें हजारों वैरायटीज हैं। उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप वेजिटेरियन फूड्स के अलग अलग चीजों पर आप काम करना शुरू करते हो, एक्सपोर्ट कितना कर सकते हैं।
immense potential for export, immense potential for export. Yes, food industry, huge potential for export. Healthcare industry, भारत की जो प्राकृतिक चिकित्सा है आज पूरी दुनिया उसकी दीवानी है। आयुर्वेदा है, पूरी दुनिया उसकी दीवानी है। ह्यूज पोटेंशियल ऑल ओवर द वर्ल्ड, ह्यूज पोटेंशियल। योगा पूरी दुनिया अडॉप्ट कर रही है आज। योगा, मेडिटेशन, ये भारत से निकली हुई कलाएं हैं, इनकी आज पूरी दुनिया दीवानी है। सो थिंक नॉलेज वर्कर्स, भारत के नॉलेज वर्कर्स पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं। कोई भी सेक्टर ले, लॉ, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, बिजनेस कंसल्टेंसी, राइट, ये सारे वो सेक्टर्स हैं जिसमें भारत के नॉलेज वर्कर्स की पूरी दुनिया में डिमांड है। यू कैन क्रिएट अ कंसल्टेंसी फर्म, आप एक कंसल्टेंसी फर्म शुरू कर सकते हो। आप नॉलेज एक्सपोर्ट करने का काम शुरू कर सकते हो। नॉलेज वर्कर्स की एक्सपर्टीज के बेस पर स्टार्टअप शुरू कर सकते हो। यू कैन बिकम वर्ल्ड्स बेस्ट नॉलेज मैनेजमेंट कंपनी। इज ह्यूज स्कोप, इनमें इतना स्कोप है, इतना स्कोप है। देखिए, अब वो स्किल्स डेवलप करिए जिन स्किल्स को आपने अब तक इग्नोर किया है। क्यों इग्नोर किया है? क्योंकि स्कूल सिस्टम, कॉलेज सिस्टम में उन स्किल्स पे जोर नहीं दिया गया, जैसे लीडरशिप स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, इनोवेशन स्किल, राइट, टीम बिल्डिंग स्किल। ये वो स्किल्स हैं जिनके ऊपर अब तक आपने फोकस नहीं किया, लेकिन अब इन स्किल्स के ऊपर फोकस करिए। यू कैन इजीली लर्न दीज स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप स्किल, टीम बिल्डिंग स्किल, इनोवेशन स्किल, ग्रुप वर्क स्किल। इन सारी स्किल्स को आप अपने ही लेवल पर जल्दी से सीख सकते हो और इनको अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर सकते हो। यू वर्क ऑन दीज थिंग्स, दैट विल हेल्प यू इन ट्रांसफॉर्मिंग योर लाइफ। इन स्किल्स से आप जबरदस्त कंट्रीब्यूशन दे सकते हो दुनिया के डेवलपमेंट के लिए। नॉलेज और जुड़े हुए इतने सारे फील्ड, तो ये स्किल्स जो अब तक आपने इग्नोर किए हैं, अब इनको सबसे ज्यादा टॉप प्रायोरिटी दें और इन स्किल्स पे अपना काम करिए। मेक दिस स्किल्स योर लाइफ स्किल्स। इन स्किल्स को अपनी लाइफ स्किल्स बनाइए, इनोवेट करिए, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन करिए। आप इनोवेटिव बनकर के बेहतरीन काम कर सकते हैं, स्टार्टअप भी अपना शुरू कर सकते हैं, बेहतरीन इनोवेशंस क्रिएट कर सकते हैं। आज पूरी दुनिया इनोवेटिंग व्यक्ति के लिए बहुत रेस्पेक्टफुल है। अगर आप इनोवेटिव हो, पूरी दुनिया आपकी रेस्पेक्टफुल है। ये चीजें वो हैं। अनफॉर्चुनेट है कि हमारा स्कूल सिस्टम, कॉलेज सिस्टम इनोवेशन के लिए कभी एनकरेज नहीं करता, टीम वर्क के लिए कभी एनकरेज नहीं करता, लीडरशिप के लिए, कम्युनिटी लीडरशिप के लिए कोई प्रयास नहीं करता। लेकिन आज इन चीजों की जरूरत है। इनको आप अपने अंदर डेवलप करिए, अपने अंदर शार्पन करिए। कुछ चीजें हैं जो बहुत साधारण चीजें हैं, लेकिन हमने उनके ऊपर कभी गौर किया नहीं, क्योंकि हमने वी हैव टेकन देम फॉर ग्रांटेड। उन चीजों के ऊपर थोड़ा फोकस करिए। और बहुत सिंपल चीजें हैं। सेल्फ मैनेजमेंट, बहुत साधारण सी बात है। सेल्फ मैनेजमेंट, आप सब सेल्फ मैनेजमेंट को अद्भुत ढंग से प्रैक्टिस कर सकते हैं। भारत में इन्हीं सब चीजों पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता था। मैं फॉर्मल एजुकेशन की बात नहीं कर रहा, भारत की जो इनफॉर्मल एजुकेशन थी उसमें सेल्फ मैनेजमेंट को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया। भारत में पहले इतने गुरुकुल हुआ करते थे, इतनी ज्ञानशालाएं चलती थी, इतने उपाश्रय हुआ करते थे। उन उपाश्रयों में, उन ज्ञानशालाओं में, गुरुकुलों में सेल्फ मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दिया करते थे। वहाँ छोटे छोटे बालकों को पेरेंट्स 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन के लिए भेज देते थे
या कई बार लंबे समय के लिए भेज देते थे। और गुरु सबसे ज़्यादा यही सिखाते थे कि आप अपने ऊपर कंट्रोल करना सीखो, अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सीखो, अपने आवेश पर कंट्रोल करना सीखो, अपने हैबिट्स पर कंट्रोल करना सीखो, अपनी फूड हैबिट्स, अपने बिहेवियर पे कंट्रोल करना सीखो। ज्ञानशालाओं में, उपासरों में, गुरुकुलों में सबसे पहली शिक्षा ये देते थे, क्या भोजन करना, क्या नहीं करना, किस तरह करना, किस तरह नहीं करना, किस तरह सोना, किस तरह नहीं सोना, कितना सोना, इन सब चीजों का प्रशिक्षण मिलता है। ये सब प्रशिक्षण सेल्फ मैनेजमेंट के लिए जरूरी था। और ये आपको सर एक क्वेश्चन है। हाँ तो पूछिए। सर है ना, जैसे सर अभी हम लोग बढ़ते टाइम में देख रहे हैं और जैसे जैसे यंग जनरेशन आ रही है, तो सर हम लोग है ना वेस्टर्न कल्चर के थ्रू ज्यादा जा रहे हैं। जा रहे तो हैं, सर बिल्कुल जैसे अभी सही आपने कहा, गुरुकुल का बोला या फिर कुछ भी बोला, तो सर गवर्नमेंट भी अब वेस्टर्न कल्चर को ज्यादा प्रमोट करे, तो क्या सर ये बिल्कुल इंडिया कर के रहे लिए हैं। बेनिफिशियल है या फिर इंडिया को ये पीछे कर रहा है? हमें हर चीज की पॉजिटिव चीज देखनी है, हर चीज की अच्छाई देखनी है। आज आप अंग्रेजी भाषा सीख रहे हो, उसकी भी अच्छाई है। अच्छाई क्या है? देखिए, अपना चश्मा ऐसा होना चाहिए कि हम हर चीज से अच्छी चीजें ढूंढें। अच्छी बात क्या है? आप अंग्रेजी सीखोगे तो आपको फायदा क्या, कि जब आप किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी के सीईओ बनोगे, तो आपके लिए वहाँ पे जो भी लोग हैं उनसे कम्युनिकेशन ज़्यादा इफेक्टिव हो पाएगा। आप अंग्रेजी में ज़्यादा अच्छे से उनसे बातचीत कर पाओगे। आज नई पीढ़ी को वेस्टर्न कल्चर के अनुसार ओरिएंट किया जा रहा है, इसका भी एक प्लस पॉइंट है। वो स्टूडेंट्स जब एमएनसी में, मल्टीनेशनल कंपनीज में नौकरी करते हुए विदेशों में जाएंगे, उनको वहाँ एडजस्टमेंट की दिक्कत नहीं आएगी। आज जिस तरह से आपको वेस्टर्न कल्चर में ओरिएंट किया गया है, आप अमेरिका में जाएंगे, यूरोप में जाएंगे, आपको बिल्कुल अपने घर की तरह ही लगेगा। वहाँ के लोगों की आदतें बिल्कुल वही हैं जो यहाँ के लोगों की आदतें हैं। आपको कल्चरल शॉक नहीं लगेगा। तो ये भी प्लस पॉइंट है। और रही बात गुरुकुल की और भारत की अद्भुत शिक्षण संस्थाओं की, तो वो विलुप्त हो चुकी हैं। गुरुकुल विलुप्त हो गए हैं, अद्भुत शिक्षण व्यवस्थाएं विलुप्त हो गई हैं। लेकिन आप में से अनेक ऐसे युवा पीढ़ी के लोग आएंगे जो फिर से गुरुकुल शुरू करेंगे, तो इसमें स्टार्टअप में स्कोप है। आज आप देखिए, भारत में पहले हर घर के अंदर गाय पालने की संस्कृति थी। कितनी अद्भुत संस्कृति थी। शुद्ध देसी घी जो होता था, गाय के, देशी गाय के दूध से बना हुआ, वो स्वास्थ्य के लिए अमृत होता था। है, आज पश्चिम के लोगों ने भारत से कहा कि ये वाकई अमृत था, तब भारत के लोगों को रियलाइज था, अरे वाह। आज आपको जानकर के ताज्जुब होगा कि इजराइल भारत से गिर गाय इंपोर्ट करता है। भारत की जो देशी गाय है, गिर गाय, उसको इंपोर्ट करता है इजराइल, और अपने यहाँ के लोगों को देता है कि इस गाय का जो दूध है वो दुनिया में सबसे बेहतरीन है, A2 मिल्क है, इसका आप इस्तेमाल करें। तो अब भारत के लोगों को भी इस बात का एहसास हुआ कि हमारे यहाँ जितनी भी चीजें थी वो सब शानदार थी, हम लोगों ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, अब वापस अडॉप्ट करो। अब आपने देखा होगा कि भारत की देशी नस्ल की गायों की कीमत इतनी बढ़ गई है, एकाएक उनकी डिमांड इतनी बढ़ गई है। आज हर व्यक्ति की ये इच्छा होती है कि अपने जो गांव का घर है उसमें गाय, अगर उस किसी का गांव में घर है तो उसकी कोशिश होती है घर के अंदर गायों को रखे, गायों को प्यार करे, गायों को पूरा रिस्पेक्ट दे, उनको अच्छा खाना दे। शुद्ध दूध जो गाय से मिलता है, साथ में गाय के ऊपर हाथ फेरता है तो उसका ब्लड प्रेशर और उसकी सारी समस्याएं दूर होती है, 10 तरह की बीमारियां घर से जाती हैं। तो जो पिछली संस्कृति जो हमारी थी, हजारों वर्षों की पुरानी संस्कृति, उसका तो कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन जो नई पीढ़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों में, मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरियां करना चाहती है, उनके लिए इंडिया की जो नई एजुकेशन सिस्टम है वो उनके लिए वरदान है। तो सबके लिए सब चीजें, आप भारत की जड़ों से जुड़ना चाहते हो तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन आपकी इच्छा है मैं मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करूं, तो इंग्लिश आपको सीखनी ही पड़ेगी,
क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज में सारा काम अंग्रेजी में होता है. यू हैव टू लर्न इंग्लिश. तो टेक एवरीथिंग पॉजिटिवली, नथिंग, नो हेट्रेड, नो सच थिंग, एंड वी हैव टू रिवाइव आवर ओन रूट्स. हमारी जड़ें हमको खुद को बचानी है. हमारी जड़ें नहीं रहेगी तो असली भारत खत्म हो जाएगा. असली भारत के लिए ही तो आज पूरी दुनिया भारत को सम्मान करती है. आज आप कहीं भी जाएं दुनिया में, लोग आपको सम्मान करते हैं क्योंकि आप हजारों सालों की लिविंग सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं. तो वो तो रहेगा रहेगा. यू रिप्रेजेंट वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट लिविंग सिविलाइजेशन. भारत के हजारों सालों पुराने जो ग्रंथ हैं उसमें कितनी बड़ी बातें कही गई हैं, कितनी बड़ी बातें कही गई हैं. आज तक पश्चिम को ये समझ में नहीं आया कि हम जब भी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करें, जब भी कोई नई प्रोडक्ट डेवलप करें, वो पूरे पर्यावरण के अनुकूल होना चाहिए, हर लिविंग बीइंग के अनुकूल होना चाहिए. ये बात पश्चिम को अभी तक समझ में नहीं आई. और भारत के अंदर ये बात हजारों वर्ष पहले ही लोगों को बता दी गई, समझा दी गई कि आप जो भी काम करो वसुधैव कुटुंबकम को ध्यान में रखो. बिजनेस भी करो तो पहले शुभ फिर लाभ. शुभ यानी हर पूरे ब्रह्मांड के मंगल की कामना. शुभ मतलब हर व्यक्ति के, हर प्राणी के मंगल की कामना. ये भारत की संस्कृति के अंदर बता दी गई थी. तो हजारों वर्षों पुराने आप भारत के ग्रंथ देखिए, कितनी बड़ी बातें उन्होंने बताई है, कितनी बड़ी बातें बताई है. अनगिनत सालों पहले रचना हुई गणपति महास्तोत्रम की, गणपति अथर्व स्त्रोत्रम की. उसमें क्या है, पहली लाइन ही उसकी कहता है, अहम भद्रेमी शृणुयाम देवा. यानी इस दुनिया में अच्छा ही हो, जो कुछ भी हो अच्छा ही हो, और अच्छी बातें ही मुझे सुनाएंगे. इतनी बड़ी बात कही गई है. आदिनाथ जो जैन धर्म के संस्थापक थे, उन्होंने उनसे भी बहुत पहले से जो नवकार मंत्र की बात आती है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये कहते हैं कि पूरी दुनिया का मंगल. किनको प्रणाम, किनको नमस्कार? उन लोगों को नमस्कार जिन्होंने अपने आवेश, क्रोध, मोह, माया सबको जीत लिया, यानी अरिहंत बन गए. अपनी इच्छाओं को वश में कर लिया, यानी सिद्ध बन गए पूरी तरह से. जो दुनिया को ज्ञान बांट रहे हैं, यानी आचार्य बन गए. दुनिया के अंदर जो अच्छी बातें फैला रहे हैं, यानी साधु बन गए. उन सबको प्रणाम, और उससे इस पूरी दुनिया का कल्याण. कितनी अच्छी बातें लिखी हजारों सालों पहले. तो ये जो पूरी दुनिया के मंगल की कामनाएं भारत में हजारों वर्षों से है. यूरोप और अमेरिका आज इन चीजों को समझ रहे हैं. जितना जल्दी समझेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप की उससे पर्यावरण को बहुत नुकसान हो रहा है. उन्होंने सिर्फ इंसान को लिविंग बीइंग माना, बाकी जीवों की ध्यान ही नहीं दिया. उसके कारण क्या हुआ, बहुत नुकसान हुआ. हमें आज इस बात को समझना है कि इंसान अकेला नहीं है, दुनिया में और भी बहुत सारे लोग हैं, और भी बहुत सारे प्राणी हैं. हमें सबके कल्याण की कामना करनी है. हमें सबके कल्याण की कामना करनी है. और ये बात आज यूरोप भी समझ गया है, ये बात आज अमेरिका भी समझ गया है. और वहाँ के लोग, अभी आपने सुना होगा व्हाट्सएप पे एक मैसेज वायरल हुआ यूरोप का, वो कहने लग गए साहब ये पत्थर है, इनके अंदर भी चेतना है. तो भारत में तो हजारों सालों से ये कंसेप्ट रहा है कि यहाँ चेतना कण कण में फैली हुई है. तो यूरोप और अमेरिका आज इस बात को मानने लगे. आज वो कहने लगे कि हमारी टेक्नोलॉजी के कारण ग्लेशियर्स को नुकसान हो रहा है, हमारी टेक्नोलॉजी के कारण वायुमंडल को नुकसान पहुंच रहा है, हमारी टेक्नोलॉजी के कारण आज समुद्र खत्म हो रहे हैं, समुद्र के जो अंदर जो रहते हैं प्राणी वो पूरी तरह खत्म हो गए सिर्फ हमारे कारण है. और इससे क्या होगा, अल्टीमेटली हमारा इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा. आज हर कंपनी के लिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है. और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में आज सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि आप एथिकल हो या नहीं.
आप एनवायरमेंट फ्रेंडली हो या नहीं। एथिक्स से मतलब क्या? एथिक्स से मतलब ये है कि आपके डिसीजंस ऐसे हों जिससे आप एनवायरमेंट को डैमेज ना करें। आपके डिसीजंस ऐसे हों जिससे आप किसी को नुकसान ना पहुंचाओ, तब आप एथिकल है ना। तो एथिकल की जो कॉन्सेप्ट है आज के मॉडर्न बिजनेस की जो हम बात कर रहे हैं, वो सभी इसी के ऊपर बेस्ड है कि लेट अस क्रिएट प्रोफेशनल, एनवायरमेंट फ्रेंडली, एथिकल अप्रोच टू लाइफ। ये बहुत जरूरी है। आपने देखा किस तरह से आज पूरी दुनिया के सामने हम भारतीय लोग अद्भुत पैगाम दे रहे हैं, अद्भुत काम कर रहे हैं। अब इलाबिन भट्ट की कहानी देखिए, 30 लाख महिलाओं को सशक्त करके सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके उन्होंने कितना बड़ा काम किया। बात पैसे में नहीं है, बात यह है कितने लोगों की जिंदगियां बदल रहे हैं, कितने लोगों की जिंदगी में खुशियां ला रहे हैं, है ना। वो सबसे बड़ी बात है। आप भी अपना जब बिजनेस शुरू करें, ऐसा बिजनेस शुरू करें जिससे अधिक से अधिक लोगों के लिए खुशियां फैलाएं, अधिक से अधिक लोगों के लिए जीना, ये जीवन है वो एक अच्छा काम बन जाए, अच्छा मंच बन जाए, वो सबसे बड़ी बात है। प्रॉफिट हमारे भारतीय दर्शन में सेकेंडरी है, पहले शुभ फिर लाभ, ये भारत का दर्शन है। हर बिजनेसमैन अपने बिजनेस में सबसे पहले ये लिखता है, पहले शुभ फिर लाभ। शुभ यानी इस दुनिया का मंगल, हर प्राणी मात्र का मंगल, लाभ बाद में। यही आपके करियर का मोटो होना चाहिए। अगर आप करियर की प्लानिंग कर रहे हैं, अपनी भविष्य की प्लानिंग कर रहे हैं, अपने भविष्य के लिए योजना बना रहे हैं, सबसे पहले आपका क्या टारगेट होना चाहिए? सबसे पहले ये टारगेट होना चाहिए, हमें सबका मंगल करना है। वी हैव टू बी वेरी गुड टुवर्ड्स एवरीबॉडी, वी वांट टू बी वेरी गुड विद एवरीबॉडी। लेट्स क्रिएट गुडनेस ऑल अराउंड, let's create goodness all around so that we are able to create profit for us. Our profit will be outcome, profit will be outcome of good deeds that we do, but the most important thing is let us do something nice, let us do nice things, let us do good things. हम अच्छा काम करेंगे, profit will come. If we will do nice things, we will be able to be nice. So our profit will be the outcome of our contribution. So let's create positive contribution and be passionate in all our contributions. If we are passionate in our contribution, we will enjoy every act of it. Look at it. Those people who have done the greatest things have all done their work with जुनून। जिन्होंने भी शानदार काम किए हैं, जुनून से काम किया है। आपने देखा है अभी लास्ट ईयर एक पिक्चर आई थी, एक व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने अपने ही दम पे पूरे के पूरे पहाड़ को खोद करके रास्ता निकाल दिया, दशरथ मांझी। अद्भुत पिक्चर है, अद्भुत कहानी है। जुनून से व्यक्ति काम करता है। एक व्यक्ति की कहानी आती है, पैडमैन नाम से पिक्चर आती है, रियल स्टोरी है, किस तरह से एक व्यक्ति जुनून से बिजनेस एंटरप्राइज शुरू करता है, जुनून से काम करता है। अभी एक आसाम के एक व्यक्ति की कहानी है। वो व्यक्ति, एक व्यक्ति अपने बल पर, दम पर पूरा एक जंगल खड़ा कर देता है। आदमी जुनून से कोई काम करता है, बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलते हैं, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। भी आपने देखा एक महिला 80,000 बरगद के पेड़ लगा देती है। 80,000 बरगद के पेड़। बरगद के एक पेड़ की उम्र होती है 7,000 साल। आप सोचिए उस महिला को 80,000 बरगद के पेड़ 7,000 साल तक याद रखेंगे। कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है उस महिला ने, कितना अद्भुत काम किया है उसने। नागौर में एक व्यक्ति ने 1 लाख पेड़ लगाए। अभी बीकानेर में हमारे एक निर्मल बर्डिया हैं, वो 10 लाख से ऊपर पेड़ लगा रहे हैं। अभी 6 महीने में लगाएंगे 10 लाख पेड़। गोचर भूमि, पूरी गोचर भूमि को हरा भरा कर देंगे। ये साधारण काम ही व्यक्ति को असाधारण बनाते हैं।
कितने साधारण काम, कितने साधारण लोगों ने किए हैं। ये साधारण काम असाधारण बना देते हैं। जब आप इतने छोटे स्केल पर आप काम करने लग जाते हैं, इतने छोटे स्केल पर आप हेल्प करने के लिए तैयार होते हो जमाने की, दुनिया की, आप बहुत बड़ा काम कर सकते हो। आपका काम बहुत बड़ा होता है। आप देखिए, सबसे बड़ा काम तो मैं मानता हूँ अमृता देवी का है। अमृता देवी पेड़ों के किनारे, पेड़ों की काट, पेड़ों को बचाने के लिए उनसे लिपट के खड़ी हो गई। बोली आपको काटना है तो पहले हमको काटो। उसने अपना बलिदान दे दिया। वाकई उसने और उसके साथ में करीब 300 से ऊपर महिलाओं ने बलिदान दिया अपना, कि हम पेड़ों को नहीं काटने। ये राजस्थान की रियल घटना है। लेकिन इस अद्भुत कहानी है, मतलब ये बात ये दिखाती है कि आप इन पेड़ों के साथ में, इस पर्यावरण के साथ में, इन प्राणियों के साथ में कितनी आत्मीयता रखते हो। आप कितनी अद्भुत भारतीय दृष्टिकोण को जीते हो। कितनी अद्भुत विरासत है भारत की। इतनी अद्भुत विरासत कहाँ मिलेगी आपको कि आप अपने पर्यावरण को अपना पार्ट मानते हो, अपने आसपास के इकोसिस्टम को अपना पार्ट मानते हो। पूरी दुनिया के लिए ये सबसे बड़े आदर्श है। आज की कंपनियों को इनसे सीख लेनी चाहिए। आज की हर कंपनी को इसके अनुसार अपने आप को तैयार करना चाहिए। हुआ भी है परिवर्तन। आज कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर उस व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाती है जो पर्यावरण के, एनवायरनमेंट का चैंपियन होता है। आज हर कंपनी को अपने एनुअल रिपोर्ट में बताना पड़ता है कि एनवायरनमेंट के लिए वो क्या कर रही है। आज हर कंपनी के चेयरमैन को, हर कंपनी के सीईओ को एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनना पड़ेगा ही पड़ेगा। वो खुद बने तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मजबूर होकर उसको होना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो इन्वेस्टर्स उसकी कंपनी से अलग हो जाए। आज इन्वेस्टर्स उस कंपनी में इन्वेस्ट करना नहीं चाहते जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। अगर कोई कंपनी एनवायरनमेंट को डैमेज पहुंचाती है तो इन्वेस्टर्स उस कंपनी से अपना पैसा निकाल लेते हैं। लोग उसके प्रोडक्ट्स खरीदने से मना कर देते हैं। लोग उसकी सर्विसेज को यूज करना बंद कर देते हैं। पीपल आर बिकमिंग वेरी कॉन्शियस। आज कंपनियों को मजबूर होकर के एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना ही पड़ता है। भारत में तो ये बातें हजारों वर्षों से रही हुई हैं। We have always been champions of our ecosystem. We have always been champions of our environment. We have always been that. तो हमारे जो रूट्स हैं वो हमको बहुत बड़ी मदद करेंगे। आप आने वाले टाइम के अनुसार अपने आप को तैयार करें, वो काम करें जिससे आप एनवायरनमेंट को भी मदद कर सकें और अपनी प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट को पूरी कर सकें। अब आप देखिए, हर सेक्टर में एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्टर बन के आ रहा है। अकाउंटिंग की बात करें तो कार्बन क्रेडिट अकाउंटिंग सबसे ज्यादा डिमांड में होगा आने वाले टाइम में। कार्बन क्रेडिट अकाउंटिंग यानी एनवायरमेंटल अकाउंटिंग, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन आने वाला है। एचआर की बात करेंगे तो अगेन, आप मैनेजमेंट की बात करेंगे तो अगेन एनवायरमेंट मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन है मैनेजमेंट के अंदर। ग्रीन टेक्नोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है टेक्नोलॉजीज के अंदर। ग्रीन इंजीनियरिंग सबसे इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग है इंजीनियरिंग के अलग अलग ब्रांचेस के अंदर, राइट। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, ग्रीन प्रोडक्ट्स सबसे ज्यादा डिमांड में होंगे आने वाले टाइम में। तो ये सब जमाने की बदलती हुई ट्रेंड्स हैं। वी हैव टू बी विद वर्ल्ड, हमें जमाने के साथ चलना है। तो ये जो बदलाव आ रहे हैं जमाने के, इन सबको ध्यान में रख के, इन सब के साथ हमको आगे बढ़ना है। सोसाइटी इज इवॉल्विंग और इस सोसाइटी के साथ ही हमको भी चलना है। तो हमें वो टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करनी है, वो अप्रोच अडॉप्ट करनी है लाइफ के प्रति जो एनवायरनमेंट के साथ अनुकूल हो सके और हमें आगे बढ़ने में मदद दे सके। अब कोई भी आपको बोले कि नहीं, स्कोप नहीं है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, ट्रेडिशनल सेक्टर में स्कोप नहीं, लेकिन एनवायरनमेंट फ्रेंडली सेक्टर्स एमर्ज हो रहे हैं, बहुत स्कोप।
रिन्यूएबल एनर्जी बहुत स्कोप है, ग्रीन एनर्जी बहुत स्कोप है, एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज बहुत स्कोप है। आप स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, आप जॉब कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें, स्कोप ही स्कोप है। कार्बन क्रेडिट अकाउंटिंग स्कोप ही स्कोप है, अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटीज, राइट। इसी तरह एम्प्लॉय काउंसलिंग, एम्प्लॉय मोटिवेशन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, सब कामों में स्कोप ही स्कोप है, अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी। और आपका काम अच्छे से करिए, पूरी दुनिया के क्लाइंट्स आपके लिए होंगे। मतलब मान लीजिए अगर आप कार्बन क्रेडिट अकाउंटिंग के एक्सपर्ट हैं, आपके क्लाइंट यूरोप में भी होंगे, अमेरिका में भी होंगे, भारत में भी होंगे, पूरी दुनिया में आपके क्लाइंट। मान लीजिए आप ग्रीन एनवायरमेंटल ऑडिट के एक्सपर्ट हैं, एनर्जी ऑडिट के एक्सपर्ट हैं, टेक्नोलॉजी ऑडिट के एक्सपर्ट हैं। आपकी सर्विसेज, आपके क्लाइंट्स पूरी दुनिया में होंगे, पूरी दुनिया के लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे। आप देखिए कितना बड़ा स्कोप है आपके लिए। आपने मान लीजिए एक किताब लिखी, ऑनलाइन प्रकाशित की, अब तो ये काम आप चुटकियों में कर सकते हो। आप एक किताब लिखिए, टाइप करिए, मान लीजिए वो किताब करीब 100 पेज की हो गई या 150 पेज की हो गई, उसको आप खुद ही ऑनलाइन जिस पब्लिशर से चाहो उससे पब्लिश कर सकते हो ऑनलाइन, 1 सेकंड में। इधर पब्लिश किए, उधर उसकी बिक्री होने लग गई। अब मान लीजिए आपने कार्बन क्रेडिट अकाउंटिंग के ऊपर या कार्बन क्रेडिट सिस्टम के ऊपर या मान लीजिए ग्रीन इंजीनियरिंग के ऊपर या ग्रीन ऑडिट के ऊपर आपने एक किताब लिखी। अब इस किताब की डिमांड पूरी दुनिया में होगी, क्योंकि इस विषय पे पहले ज्यादा किताबें है ही नहीं। तो जैसे ही आपने किताब प्रकाशित की, पूरी दुनिया के लोग आपकी किताब को पढ़ेंगे। You will become a bestseller across the globe. Your book will be sold all over the world. Readers from across the globe will come to your homepage to buy your book. तो आपकी इनकम कितनी बढ़ेगी? पहले आपके जो कस्टमर्स थे वो लिमिटेड थे, अब आपके कस्टमर्स पूरी दुनिया से हैं, अनलिमिटेड क्लाइंट्स। Your business has now grown many-fold. आज से 50 साल पहले अगर आप मर्जर्स अमालगमेशन के एक्सपर्ट थे, तो आपके क्लाइंट्स कहां से होते थे? मुंबई से, दिल्ली से, ज्यादा से ज्यादा कोलकाता से। 3 शहरों से आपके क्लाइंट होते थे। अगर आज आप मुंबई मर्जर अमालगमेशन के एक्सपर्ट हो, तो आपके क्लाइंट कहां से होंगे? आपके कुछ क्लाइंट अमेरिका से होंगे, कुछ यूरोप से होंगे, कुछ ऑस्ट्रेलिया से होंगे, कुछ सिंगापुर से होंगे, कुछ दुबई से होंगे, कुछ इंडिया से होंगे। आपकी जो क्लाइंट की प्रोफाइल है वो कंप्लीटली डिफरेंट होगी। यू आर नाउ अ ग्लोबल ट्रॉटर। प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर ग्लोबल करियर। ग्लोबल करियर के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करिए, ग्लोबल करियर के लिए अपने आप को तैयार करिए एंड बिकम अ ग्लोबल सिटीजन। और एक ग्लोबल सिटीजन बनिए, क्योंकि इसमें आपके लिए स्कोप ही स्कोप है। कितनी अपॉर्चुनिटीज आ गई हैं आपके लिए। देखिए, अगर पहले आप फाइनेंशियल प्लानिंग के एक्सपर्ट थे, पर्सनल इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के एक्सपर्ट थे, आपके क्लाइंट एक शहर से होते थे, आपका नॉलेज भी लिमिटेड था, इंडिया तक का। लेकिन आज आपका नॉलेज भी ग्लोबल है और आपके क्लाइंट भी पूरी दुनिया से। You have now become most preferred advisor for the entire world. There is huge scope. एक जमाना था जब आपको बिजनेस करने के लिए सबसे बड़ी हर्डल होती थी पैसे की। आज पैसा तो सबसे लास्ट इशू है। आज आपको सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज यही है कि हाउ टू बी इनोवेटिव। एकदम इनोवेटिव आइडियाज कहां से लाऊं, बस आज आपका सबसे बड़ा चैलेंज ही यही है, हाउ टू बी इनोवेटिव। पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा इनोवेटिव आइडिया कैसे हो सके मेरी, वो आपका चैलेंज है। उसके बाद तो सारे काम आसान है।
आपने मार्केट को ध्यान में रखते हुए, ग्लोबल माइंडसेट को ध्यान में रखते हुए, ग्लोबल क्लाइंट्स को ध्यान में रखते हुए, एब्सोल्यूट इनोवेटिव आइडियाज के बेस पे अपना बिजनेस शुरू कर दिया, आपके पास 10 वेंचर कैपिटलिस्ट आएंगे, आपके पास सर 10 हेलो एंजल इन्वेस्टर्स आएंगे, सर। गवर्नमेंट से पैसे मिल जाएंगे, इंक्यूबेशन सेंटर से पैसे मिल जाएंगे, है ना? क्या कह रहे हो आप? हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि सर थोड़ा सा अगर टाइम हो तो सर फंडिंग पे भी आप वो कर सकते, फोकस अगर थोड़ा सा बता देते कि अगर फंडिंग कहाँ से हम रेज कर सकते हैं अगर कोई स्टार्टअप अगर करना चाहे। देखिए, आज जमाना सुपर स्पेशलाइजेशन का है, सुपर स्पेशलाइजेशन। आप अगर रूरल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं तो विल ग्रो जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो खाली विलेज बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिए पैसे देते हैं। आप अगर टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर हैं तो कई इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं जो टीबीआई हैं, टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर, वो ही आपको मदद करेंगे। उनके लिए उनके पास में एंजल इन्वेस्टर्स आते हैं, उनके पास में वो वेंचर कैपिटलिस्ट आते हैं जो टेक्नोलॉजी में ही इन्वेस्ट करेंगे। और अगर आप मान लीजिए बायोटेक में या बायोलॉजिकल रिसर्चेस में काम कर रहे हैं तो दुनिया भर के बायोटेक बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स बने हुए हैं जहां पे दुनिया भर की वो कंपनियां आती है जो उसी बिजनेस में पैसा लगाना चाहती है जो बायोटेक में या बायोलॉजिकल रिसर्चेस में काम कर रहे हैं। या मान लीजिए आप एड्यूप्रेनर हैं तो कई ऐसे बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं जो खाली एजुकेशन सेक्टर्स में या रिलेटेड सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन, बिकॉज वर्ल्ड इज टुडे इज हाईली स्पेशलाइज्ड। आज आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के सेक्टर में हो, आप बेंगलोर में जाइए, वहां पे कई इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं जहां केवल टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड इन्वेस्टर्स दुनिया भर के लाइन लगाए हुए हैं। आज एक बात निश्चित है, पूरी दुनिया के सबसे जितने भी टॉप इन्वेस्टर्स हैं, सबसे टॉप वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, सबसे टॉप प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स हैं, वो सब भारत को टॉप प्रायोरिटी देते हैं। वो सब भारत में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, भारत के स्टार्टअप में पैसा निवेश करना उनकी टॉप प्रायोरिटी, क्योंकि उनको इंडिया पे ट्रस्ट है, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स पे ट्रस्ट है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वीसी फंडिंग भारत में आ रही है। तो पैसा प्रॉब्लम नहीं है। आज डेवलपमेंट के साथ हमारे देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से डेवलप हो रहा है, सेक्टरल स्पेशलिस्ट आ रहे हैं, हर शहर एक स्पेशलिस्ट शहर बन रहा है। पहले से भी स्पेशलिस्ट थे, आज से सैकड़ों सालों से हमको पता है कि हर शहर एक एक चीज के लिए जाना जाता था। आज उसका एडवांस रूप है, हर सेक्टर में, हर सेक्टर स्पेसिफिक इंक्यूबेशन सेंटर्स, फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन, एंजल इन्वेस्टर्स, इंक्यूबेशन सेंटर्स आ रही है, राइट। और आप में से हर व्यक्ति को कोशिश ये करनी चाहिए कि बिजनेस प्लान जरूर बनाएं, बिजनेस प्लान का प्रेजेंटेशन जरूर दें। जब आप बिजनेस प्लान का प्रेजेंटेशन देते हैं आप बहुत सीखते हो, यू लर्न अ लॉट। आपको इन्वेस्टर्स की सोच के बारे में पता चलता है, इन्वेस्टर्स के क्वेश्चंस को जब आप फेस करते हो आपको पता लगता है कि बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं। अगर आपको समर इंटर्नशिप भी करनी हो या अपनी कोई प्रोजेक्ट भी करना हो, इंटर्नशिप भी करनी हो, कोशिश ये करिए किसी स्टार्टअप में करिए ताकि आपके अंदर भी अपना स्टार्टअप करने की इच्छा पैदा हो, है ना। तो इससे आप अपने स्टार्टअप शुरू करेंगे और जिस दिन आप अपने स्टार्टअप का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा पैसा नहीं, जितना कम स्टार्ट हो उतने से ही आप करो, मिनिमम इन्वेस्टमेंट से आप स्टार्ट करो। आपके बिजनेस में पोटेंशियल होना चाहिए, स्केलेबल होना चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए। स्टार्टअप स्मॉल करो, कोई दिक्कत नहीं, स्टार्ट स्मॉल बट ग्रोथ शुड बी देयर। शुरू करो।
आप अधिक से अधिक बिजनेस प्रोफेशनल एसोसिएशंस के मेंबर्स बनिए, उनकी टाइम हो तो उनकी मीटिंग्स भी अटेंड करिए, जिसमें इन्वेस्टर्स आकर के अपना पर्सपेक्टिव शेयर करते हैं, what they are looking for, what they are willing to search for. इन्वेस्टर्स को सुनने से आपका क्लियरिटी होती है कि इन्वेस्टर्स आजकल इस तरह के सेक्टर में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स ये एनालाइज करते हैं कि फ्यूचर में रिटर्न किस में मिलेगा। आज आप देखते हैं कई कंपनियां हैं आज लॉस मेकिंग, लेकिन वो आईपीओ करने जाती है तो आईपीओ में पता लगता है उनका एक शेयर 10 रुपए का शेयर 150 रुपए में बिक रहा है, 1 रुपए का शेयर 100 रुपए में बिक रहा है। क्यों बिक रहा है? आज तो वो लॉस में है, लेकिन फ्यूचर में वो बहुत ग्रोथ अचीव करेंगे। इन्वेस्टर्स हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स फ्यूचर को देख करके पैसा इन्वेस्ट करते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट, एंजल इन्वेस्टर्स आपसे कुछ भी तो नहीं मांगते, वो तो आपसे कहते हैं देखिए आप बिजनेस में इस बिजनेस को आगे बढ़ाइए, हम आपके पार्टनर्स हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे, मार्केटिंग में हेल्प करेंगे, फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प करेंगे, हर बोर्ड मीटिंग में आएंगे, रेगुलरली आपसे कम्युनिकेट करेंगे। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें तो बस आप पार्टनर बना दो, बस हमें आपके बिजनेस में पार्टनर बना दो। अरे आपके बिजनेस में अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन उनको पता है आज कुछ नहीं है, 10 साल बाद जिस दिन आपकी कंपनी का आईपीओ आएगा उसके बाद आपकी कंपनी 10,000 करोड़ रुपए की हो जाएगी। जिस दिन आपकी कंपनी 10,000 करोड़ रुपए की हो गई, उस दिन उन्होंने जितना पैसा इन्वेस्ट किया है उससे 100 गुना पैसा निकाल लेंगे वो आपके बिजनेस, है ना। मान लीजिए उन्होंने आपके बिजनेस में 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, जिस दिन आपकी कंपनी 10,000 करोड़ रुपए की हो गई, उनका 50% हिस्सा इसमें से भी निकाल लेंगे तो 5,000 करोड़ रुपए निकाल लेंगे, है ना। तो वो फ्यूचर को देख करके आपके बिजनेस में आपके साथ में पार्टनर बनते हैं। वो तो ये कहते हैं कि हम आपके पार्टनर हैं, सुख दुख के भागीदार हैं, आप तो बिजनेस को बढ़ाओ, वी आर हियर टू इन्वेस्ट इन योर बिजनेस, हम आपके बिजनेस में पैसा लगाने के लिए तैयार बैठे, आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाओ, है ना। बिकॉज when you are starting a startup, you are creating a business for future. आप स्टार्टअप करते हो तो भविष्य के बिजनेस की तैयारी करते हो, और भविष्य पास्ट से एकदम अलग होगा। फ्यूचर विल बी डिफरेंट फ्रॉम प्रेजेंट, फ्यूचर विल बी डिफरेंट फ्रॉम द पास्ट, फ्यूचर इज गोइंग टू बी समथिंग डिफरेंट। अब हम सबको पता है फ्यूचर में ड्राइवरलेस कारें आएंगी। अब ड्राइवरलेस कारें आएगी, आपने ड्राइवरलेस कार लाने का वेंचर शुरू कर दिया, आपने ड्राइवरलेस कार को लॉन्च करने का आपने सेटअप कर लिया, एक निश्चिंत रहो आपको इन्वेस्टर पक्के मिलेंगे, वो आपके बिजनेस में पैसा लगाएंगे ही लगाएंगे, राइट। मान लीजिए एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आपने उससे कॉन्ट्रैक्ट किया, भैया तुम कार बनाओ मुझे दो, उसमें कुछ आपने टेक्नोलॉजी एडिशन करवा दी किसी दूसरे लोगों से, ड्राइवरलेस कार बना दी, जीपीएस सिस्टम वगैरह उसमें लगवा करके ऐड करवा करके वो कार तैयार हो गई आपकी। आपके इस देखिए अच्छा एंटरप्रेन्योर कौन होता है? अच्छा एंटरप्रेन्योर वो होता है जो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट में रेडिली अवेलेबल है उतना यूज करता है, अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा नहीं लगाता, फिक्स कॉस्ट इनकर नहीं करता, जितना वेरिएबल कॉस्ट से काम चले उतना बढ़िया, फिक्स कॉस्ट मिनिमम। दुनिया भर की फैक्ट्रियां बंद पड़ी है, दुनिया भर की फैक्ट्रियां बंद पड़ी है, आप उनमें से किसी फैक्ट्री को थोड़ा मॉडर्नाइज करके यूज करके किसी टेक्नोलॉजी से भी बंदे को उस फैक्ट्री का चार्ज दे करके उस फैक्ट्री का को लीज पर ले करके अगर आप स्टार्टअप शुरू कर सकते हो तो दी बेस्ट गोल्डन बिजनेस है ना। स्टार्टअप करना है नई टेक्नोलॉजी में, नए सेक्टर्स में, नए जमाने के साथ टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना है जीवन के साथ, वो बड़ी बात है। हमारा एक स्टूडेंट था, फर्स्ट ईयर में था, बीटेक फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स, उसका नाम है
मनन ईश्वर, वो मेरे पास आया, बोला हम स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, हम टेक्नोलॉजी की मदद से आर्टिफिशियल लिम्स बनाएंगे, टेक्नोलॉजी की मदद से आर्टिफिशियल लिम्ब बनाएंगे। तो हमने उनको मेंटरिंग किया, गाइड किया, हेल्प किया। जयपुर में जयपुर फूड बहुत फेमस है, पूरी दुनिया में फेमस है। जयपुर फूड फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, किसी का भी पाँव कट जाए तो उनको वो फ्री आर्टिफिशियल लिम्ब पाँव लगा देते हैं बना करके, फ्री ऑफ कॉस्ट, और आने जाने का किराया और देते हैं। तो हमने जयपुर फूड के मालिक से उनको मिलवाया, जयपुर फूड एस्टेब्लिश किया DR मेहता साहब ने, उनसे मिलवाया। DR मेहता साहब ने उस बच्चे को बहुत एनकरेज किया, बोले ये 2 लाख रुपए का चेक लो, तुम अपना बिजनेस शुरू करो, जैसे ही तुम्हारा पहला प्रोडक्ट रेडी हो हमको दो, हम परचेज कर लेंगे, फिर तुमको ऑर्डर दे देंगे। और हमारे यहाँ पे विकलांग लोग आते रहते हैं, हमें चाहिए। उस बच्चे ने वो काम शुरू कर दिया, बीटेक पढ़ता रहा, दिन में पढ़ाई करता, शाम को अपना काम करता, स्टार्टअप चालू हो गया उसका। एक्सपेरिमेंट करते करते प्रोडक्ट लॉन्च, प्रोटोटाइप तैयार, सब कुछ रेडी, बिजनेस चालू हो गया उसका। आज की तारीख में अब उसका बीटेक कंप्लीट हो गया, 21-22 साल का है, लास्ट ईयर बीटेक कंप्लीट हुआ। अभी उसका बिजनेस वैल्यूएशन निकाला, $500 मिलियन का बिजनेस वैल्यूएशन है, $500 मिलियन का। उसका टारगेट है $1 बिलियन का वैल्यूएशन लाना, फिर स्टार्टअप, फिर IPO पे जाना। तो उसके बिजनेस को वैल्यूएशन मिल गया। ये वैल्यूएशन कौन करते हैं? अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स, फाइनेंस प्रोफेशनल्स। वैल्यूएशन करते हो तो क्या देखते हैं? फ्यूचर, फ्यूचर में अर्निंग कितना आएगा, फ्यूचर पोटेंशियल क्या आएगा, भविष्य के अंदर स्कोप क्या है। आज पूरी दुनिया में वैल्यूएशन एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट है। वैल्यूएशन एक्सपर्ट्स की क्या रिक्वायरमेंट है? इतने स्टार्टअप्स आ रहे हैं, अब इन स्टार्टअप्स का वैल्यूएशन निकालना, उनका फ्यूचर डायरेक्शन देखना, इसकी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है अपने आप में, है ना। और आप भी समझते हो कि अगर कोई बिजनेस स्टार्टअप में आगे बढ़ेगा तो उसके बढ़ने का बेस एक ही है, फ्यूचर। इफ यू आर गुड, इफ यू आर गोइंग टू बी एक्सीलेंट इन फ्यूचर, यू हैव एक्सीलेंट वैल्यूएशन, है ना। स्कोप बहुत है। स्कोप किसके बेस पे है? आपके पोटेंशियल पे। आपके पास भविष्य के लिए तैयारी है, यू आर रेडी फॉर फ्यूचर। जमाना तो बदल जाएगा पूरी तरह से, लेकिन जमाना को बदलेगा कौन? आप जैसे लोग। नई टेक्नोलॉजी कौन लाएंगे? आप जैसे लोग। और जब आप नई टेक्नोलॉजी लाओगे, पुरानी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट होगी ऑब्वियसली, और उस वक्त नई टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स की शॉर्टेज रहेगी, डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम। यही जमाना होता है, और यही वो टाइम होता है जब आपको खूब प्रॉफिट मिल जाता है, ताकि आप बिजनेस को और बड़ा कर सको। प्रॉफिट इज व्हाट? डिमांड और सप्लाई का गैप रहता है, जिसकी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, गैप ज्यादा है, उस गैप के कारण ही प्रॉफिट होता है ना। तो आप देखिए, यू हैव ह्यूज स्कोप। आज आप सब लोग एक बात निश्चित मान लें, भविष्य एब्सोल्युटली न्यू है, और उसको आप ही लिखने वाले हैं। आपकी पीढ़ी ही लिखेगी भविष्य। आपको भविष्य लिखना है, अब आप तय करिए हाउ यू आर गोइंग टू राइट इट। और आप, चूंकि आप इंडियन रूट से कनेक्टेड हो, भारतीय हो, भारतीय जड़ों से तैयार हुए हुए हो, भारत की कल्चर, भारत की संस्कृति आपकी खून में बसी हुई है, तो आप पूरी दुनिया में बिजनेस कहीं भी करो, भारत के जो जीवन वैल्यूज हैं, लाइफ वैल्यूज हैं, एथिक्स हैं, वो पूरी दुनिया में फैला। चाहे आप कहीं भी काम करो, यूरोप में काम करो, अमेरिका में काम करो, कहीं पर भी काम करो, आपके थ्रू आप भारत की पहचान पूरी दुनिया में फैलाएंगे। वर्ल्ड विल नो इंडिया बाय यू। You are working anywhere in the world, you are creating the impression of India across the globe.
और भारत की सबसे मूलभूत बात ये है वसुधैव कुटुंबकम। हम पूरे ब्रह्मांड के मंगल की कामना करते हैं, पूरे ब्रह्मांड के कल्याण की कामना करते हैं, सबको साथ लेकर के चलते हैं। वो भारत की बेस है, उसको आप अपने जीवन में अपनाओ। भारत को और अच्छे से समझो, भारत की जड़ों से अपने आप को कनेक्ट करो। उस इतिहास को मत पढ़ो जो गलत है, वो इतिहास जिसको आपकी हिस्ट्री बुक्स में दिखाया ही नहीं है, उस इतिहास को समझो, उस इतिहास को अपने गले से लगाओ। हजारों वर्षों की संस्कृति है आपकी, इतनी बड़ी विरासत है, सबसे बड़ी विरासत है, उसको अद्भुत विरासत है। और उसमें जो बातें हैं, जितना ज्ञान हमारे ऋषि मुनियों को था हजारों वर्ष पहले, उतना ज्ञान आज के वैज्ञानिकों को भी नहीं। वो अपने अंदर की यात्रा करते और पूरी दुनिया का ज्ञान समेट लेते थे सिर्फ मेडिटेशन से। इसलिए वो लोग कहते थे कि सोर्स ऑफ नॉलेज इज इनसाइड अस। पूरी दुनिया के ज्ञान का जो स्रोत वो हमारे अंदर है। इतना उनका अद्भुत ज्ञान था। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति इस सेक्टर में रिसर्च करेगा तो वो पूरी दुनिया के लिए अद्भुत आदर्श स्थापित करेगा, क्योंकि इतना स्कोप है इन सब सेक्टर्स के अंदर। तो यू हैव टू क्रिएट एन एक्सीलेंट वर्ल्ड। आपको एक इस दुनिया को बेहतर बनाना है। आप किसी कंपनी की पॉलिसी बना रहे हो, किसी कंपनी के लिए कंपनी की कंसल्टेंसी दे रहे हो, तो आपकी सलाह की बड़ी कीमत होगी। तो जब आप कंसल्टेंसी दो तो कोशिश यही करो कि आप अपनी रूट से जुड़े रहो। एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के लिए कंसल्टेंसी दो, एनवायरमेंट फ्रेंडली कंपनीज को सलाह दो। जो कंपनियां पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए उनको दूर से ही सलाह दो, हमें ऐसा काम नहीं करना। जितने भी स्टार्टअप से जुड़े हुए सिस्टम्स हैं, इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, एक्सीलेटर सेंटर हैं, उन सबको आपकी सेवाओं की जरूरत पड़ेगी। अगर आप अपनी पहचान बनाओगे, वो सब आपको मेंटर के रूप में, कंसल्टेंट के रूप में अपॉइंट करेंगे और पूरी दुनिया आपसे सलाह मांगेगी। देयरफॉर डेवलप योर एक्सपर्टीज डेवलप करो, सुपर एक्सपर्टीज डेवलप करो, सुपर स्पेशलाइजेशन डेवलप करो, हाईली रेस्पेक्टेड बनो। और उसके लिए जरूरी है राइटर बनो, खूब लिखो। आप जिस सेक्टर के आप एक्सपर्ट बनो उस सेक्टर में ई बुक्स लिखो, ब्लॉग्स लिखो, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल डेवलप करो, ऑनलाइन अपनी क्लासेस चलाओ, नई जनरेशन को गाइड करो, उस सेक्टर के सुपर एक्सपर्ट बन जाओ। और मैं तो चाहता हूं आप में से हर व्यक्ति अपने ब्रांड क्रिएटर बन जाओ। आपकी ब्रांड, आपकी नाम, आपकी ब्रांड सबसे इंपॉर्टेंट है। आप अपने ब्रांड से, अपने नाम से अपनी इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करो और ग्लोबल लेवल पर अपना कंट्रीब्यूशन दो और अपने देश के लिए नाम कमाओ। आपके प्रश्न का समाधान हुआ या नहीं हुआ? आपकी जिज्ञासा का समाधान हुआ नहीं हुआ? हो गया सर। अच्छा, खूब दुआ यही करते हैं, खूब तरक्की करो आप। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। आप सब लोग कोशिश करिए, जी जान लगा करके कोशिश करिए, खूब परिश्रम करिए। सही इच्छा होनी चाहिए, अच्छा काम करने की मन में तमन्ना होनी चाहिए, सबका भला करने की सोच होनी चाहिए, सबको साथ लेकर के, सबके डेवलपमेंट के साथ कुछ अच्छा करने की, कुछ नया करने की चाह होनी चाहिए। कुछ भी असंभव नहीं है। जो चीजें आज जमाने को असंभव लगे लेकिन आपको संभव लगे, आप उनको संभव बना के दिखाइए और जमाने को बदल के दिखाइए। थैंक यू ऑल। थैंक यू।